हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप जल्दी जल्दी जो भी बच्चे हमारी क्लास को ज्वाइन करते हैं और अपने दोस्तों को भी बता के जितना हो सके अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करें। जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लें। रवि, प्रखर, सुहासिनी, शुभी, रीता, वैष्णवी, सौम्या, मिस्टर आदित्य, अजीत, सभी लोग जो भी हैं, रवि, और कुछ कुछ नए लोग भी हैं, वो भी आते रहते हैं। मैं नाम नहीं ले पाता हूँ, बट सारे लोग ज्वाइन कर लें तो उससे ये होगा कि मैं क्लासेस स्टार्ट कर लूँ। तो 1 मिनट का आपको समय देता हूँ। दूसरा ये चीज़ बताइए कि मेरी आवाज़ क्लियर है आप लोगों को? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सभी को बहुत बहुत शुभ संध्या। तो आप सभी ज्वाइन करें। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आ जाइए, आप लोग ज्वाइन करें क्लास के लिए। हाँ, सभी लोग ज्वाइन करें। वानी भी आ गई हमारे साथ। वानी भी, आपका भी वेलकम है वानी। चलिए देखिए, यूपी अभ्युदय मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आप सभी का स्वागत है। मैं मिर्जापुर की टीम की तरफ से अखिल श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूँ, आप सभी का वेलकम करता हूँ। आप सभी मन लगा के पढ़ें और जितना ही आप पढ़ेंगे, जितने ही अपने स्टडी को फोकस करेंगे, तो डेफिनेटली आपके एग्जाम भी उतने अच्छे होंगे और आपके चांसेस भी सिलेक्शन के ज़्यादा बनेंगे। क्लियर है? तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि हमारी एक टैगलाइन भी है, पढ़ेगा उत्तर प्रदेश तो बढ़ेगा उत्तर प्रदेश। हर संभव प्रयास सफलता की ओर। आपका हर एक प्रयास ऐसा होना चाहिए कि आपको सफलता मिले। कोशिश आपकी यही होनी चाहिए। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करें क्लास स्टार्ट करें। जल्दी बताइए, क्लास स्टार्ट करें, मैसेज करें। देखिए, ये मे भी हो सकता है कि आपकी जो आपका पीरियडिक क्लासिफिकेशन चल रहा है तो उसका लास्ट क्लास भी हो सकता है। ऑलमोस्ट मैं चीज़ें इसमें कवर कर लूँगा। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें, आपका जो चैप्टर चल रहा है उसके नाम 1 2 3 एक थोड़ी देर में लोग आ जाएंगे। जो नहीं आए हैं, रवि और आलोक, ये लोग भी रॉबर्ट्सगंज से हैं और रॉबर्ट्सगंज से भी आके मतलब क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है आप लोगों के लिए। तो देखिए, केमिस्ट्री पीरियडिक क्लासिफिकेशन मैं पढ़ा रहा हूँ। ये आपका शायद 4th पार्ट होगा। जिस अब पीरियडिक क्लासिफिकेशन मतलब इसमें आवर्त सारणी, चैप्टर का नाम है आवर्त सारणी। ठीक है, तो इसकी मैं बातें करूँगा। और अखिल श्रीवास्तव, मैं मिर्ज़ापुर की टीम से केमिस्ट्री फैकल्टी। पीरियडिक ट्रेड्स में मैंने लास्ट क्लास में आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक रेडियस और आयनाइजेशन पोटेंशियल बता दिया था। शिल्डिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेसिकली मुझे आपको बताना है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ऑलमोस्ट चीज़ें इतने में ख़त्म हो जाएंगी, इतनी चीज़ें आपको जाननी चाहिए। तो ये आपका पीरियडिक टेबल है, ये आपका पीरियडिक टेबल है, ये आपका पीरियडिक टेबल है। तो आज मुझे आपको एक तो शिल्डिंग इफेक्ट बताना है, जिसे स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, और कुछ चीज़ें और बतानी है। और इसके बाद मैं आपको क्या करूँगा, इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, देखिए इधर आप देखेंगे तो आप मैंने क्वेश्चन ले रखा है यहाँ पे। और मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था कि आप लोग अपने डाउट्स जो है वो मुझे सेंड कर दें। ठीक है, डाउट्स सेंड कर दें तो मैं आप लोगों को एक बार डाउट भी करा दूंगा एक चैप्टर के, तो भी आप एक स्टेबल स्टेट में आ जाएंगे, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। चलिए, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गया था। आयनाइजेशन पोटेंशियल में आपने पढ़ा था, आयनाइजेशन पोटेंशियल में, एक मिनट, ठीक है।
आयनाइजेशन पोटेंशियल में आपने पढ़ा था कि टॉप टू बॉटम आने पे ठीक है, आपने पढ़ा था कि टॉप टू बॉटम आने पे आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन विभव कम होता है और लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनन विभव आपका ज़्यादा होता है। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी था आपका, जैसे सेकंड ग्रुप और 13th ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ एक्सेप्शन था, और इन द सेम वे ग्रुप 15 और ग्रुप 16 के जो एलिमेंट थे वहाँ पे भी आपने एक्सेप्शन की बातें की थी। ठीक है, तो इतनी तो बातें हो गई थी। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं शिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए शिल्डिंग इफेक्ट या इसे स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हैं आवरण प्रभाव। हिंदी में इसे बोलते हैं आवरण प्रभाव। जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट बेसिकली आप जो पढ़ रहे हैं वो कहाँ पे पढ़ रहे हैं, एक स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं, स्क्रीन के थ्रू आपके पास ये चीजें जा रही हैं, तो ये एक बेसिकली क्या है, ये एक तरह का स्क्रीनिंग इफेक्ट है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, बहुत ही ध्यान से सुन के बताइएगा मुझे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लास कर रहा हूँ, मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, सुहासिनी क्लास में बैठी हुई है, अभी क्लास के और स्टूडेंट रीता और वैष्णवी ये लोग नहीं आए हैं, प्रखर लोग नहीं आए हैं, सिर्फ सुहासिनी बैठी हुई है, और या आप इस क्लास को लास्ट क्लास भी बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और सुहासिनी यहाँ बैठी है। ठीक है, अब मैं जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ सुहासिनी उसको गेन कर रही है, यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है। अब मैंने क्या किया, मुझे ध्यान से बताइएगा, सोच समझ के आंसर कीजिएगा। मैंने क्या किया, पूरी क्लास को भर दिया। मैंने यहाँ पे रीता को डाल दिया, यहाँ सौम्या को डाल दिया, यहाँ पे शुभी है, प्रखर है, हमारे आलोक है, रवि है, अभिषेक है, ठीक है, और भी जो स्टूडेंट हैं जैसे हमारे शिवपूजन जी हैं, निखिल तिवारी हैं और आदित्य है, सभी स्टूडेंट भर गया। तो मेरा 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट केस में जब कोई स्टूडेंट नहीं था और मैं पढ़ा रहा था, क्या उस केस में सुहासिनी ज़्यादा अच्छे से गेन करेगी या सेकंड केस में ज़्यादा अच्छे से गेन करेगी जबकि मैंने सारे स्टूडेंट को वहाँ बैठा दिया? बताइए, फर्स्ट केस में सुहासिनी ज़्यादा अच्छे से पढ़ेगी या सेकंड केस में? फर्स्ट केस में सुहासिनी लास्ट बेंच पे बैठी हुई है और मैं एकदम स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ। सेकंड में भी वो लास्ट में बैठी है बट स्टूडेंट आ गए हमारे बीच में। तो बताइए फर्स्ट वाला ज़्यादा बेटर होगा या सेकंड वाला ज़्यादा बेटर होगा? तो बहुत ध्यान से सोच के बताइए, आपको आवरण प्रभाव एकदम क्लियर हो जाएगा। बताइए। चलिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि फर्स्ट वाले में ज़्यादा इफेक्टिव वो क्लास लेगी। वेरी गुड, फर्स्ट वाले में वो ज़्यादा इफेक्टिवली क्लास लेगी, मतलब when there is no any student in between teacher and the student who are sitting at the last row वाला स्टूडेंट, और अगर टीचर्स के बीच में कोई भी स्टूडेंट नहीं है तो उस क्लास में ज़्यादा अच्छे से वो स्टडी करेगा। लेकिन जैसे ही और स्टूडेंट आ गए उसकी जो पढ़ाई होगी या उसके पास जो वॉइस जा रही है वो उतनी क्लियर नहीं जाएगी। सो अब हो क्या रहा है कि जो इधर वाले स्टूडेंट हैं वो बाहर वाले स्टूडेंट यानी जो लास्ट वाले स्टूडेंट है इस पे एक स्क्रीन का काम कर रहे हैं, इस पे एक आवरण का काम कर रहे हैं। इसी इफेक्ट को आप केमिस्ट्री की लैंग्वेज में स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। इसी इफेक्ट को स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। दूसरी बात समझिए, इसे दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक बहुत बड़ा हॉल बना दिया। क्या किया? बहुत बड़ा हॉल बना दिया। अब हो सकता है कि लास्ट में जो अंत में बैठा हुआ है वहां तक आपकी आवाज न जाए, बट अगर वो आपको यहाँ से बताएगा, समझाएगा, बुलाएगा तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास आवाज चली जाएगी या
आप इशारे से समझ जाएंगे, बहुत बड़ा हाल है तो। लेकिन अगर बीच बीच में पर्दे डाल दीजिए, बीच बीच में पर्दे डाल दीजिए, तो क्या आपके जो लास्ट वाला जो वहां पे स्टूडेंट या जो भी वर्कर है आपका, वो क्या आपकी बातों को अच्छे से समझ पाएगा क्या? बताइए, नहीं समझ पाएगा। और अगर वो अच्छे से नहीं समझ रहा है, इसका मतलब ये जो स्क्रीन है, ये जो स्क्रीन है वो क्या कर रहे हैं, हिंड्रेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हिंड्रेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। दैट इफेक्ट इज नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट। सो स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या है? द स्क्रीनिंग इफेक्ट, आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख लें। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हिंदी पहले मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between nucleus and outermost cell is decreases due to presence of innermost electron. This innermost electron act as a screen for outermost electron. This effect is known as screening effect. क्या हुआ, मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इज डिक्रीजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। दिस इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्ट लाइक अ स्क्रीन and this effect is known as screening effect. This effect is known as screening effect. हिंदी में अगर आप सुनना चाहते हैं तो ये बोला जा रहा है कि जो आपका आकर्षण बल है न्यूक्लियस, नाभिक और बाहर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो कम हो जाता है क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इस पे एक आवरण जैसा काम करते हैं। इसी को आप आवरण इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो ये हो गई डेफिनेशन। अब इसमें देखिए दो तीन चीजें आती हैं। पहले अगर फर्स्ट मैंने कहा था आपके पास दो केस होंगे, मैंने बोला था आपके पास दो केस होंगे। फर्स्ट केस वो केस है जहां पे आपका सिर्फ टीचर है और स्टूडेंट है। फर्स्ट केस में सिर्फ टीचर है और स्टूडेंट है, और सेकंड केस में ये ढेर सारे स्टूडेंट आ गए। तो मेरा ये कहना है आपसे, मेरा ये क्वेश्चन भी है आपसे कि जो फर्स्ट केस में यानी जब स्टूडेंट और टीचर था, तो उस समय जो जेड की हम बात करेंगे, जेड की बात करेंगे, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या हम न्यूक्लियर चार्ज भी बोल सकते हैं। न्यूक्लियर चार्ज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि न्यूक्लियस पे चार्ज होगा पॉजिटिव और बाहर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा नेगेटिव। तो इन्हीं चार्ज की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो वहां पे है, तो इसको मैं बोलूंगा जेड, ठीक है। लेकिन जब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन अंदर आ गए तो क्या इस जेड की वैल्यू चेंज हो जाएगी क्या? प्रखर बताओ, क्या इस जेड की वैल्यू पहले के कंपैरिजन में चेंज हो जाएगी क्या? चेंज होगी कि नहीं पहले ये बस बता दो। चेंज होगी ना? वेरी गुड। अगर बेटा जेड की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो इस जेड को मैं बोलूंगा जेड इफेक्टिव। इस जेड को क्या बोलूंगा? जेड इफेक्टिव। इस जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी? जेड माइनस रो, जेड माइनस रो, ये भी लिख लीजिएगा, जेड माइनस रो। दिस जेड इज नोन एज दिस जेड इफेक्टिव। ये क्या था आपका? जो पहले वाला जेड था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको बोलते हैं, जो सिग्मा है इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो आपको बस इतना ही जानना है स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है। जैसे फर्स्ट सेल के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू अलग होती है, ठीक है, 0.3 के आसपास होती है, दूसरे के लिए 0.36 होती है और थर्ड के लिए 1 होती है। लेकिन स्क्रीनिंग कांस्टेंट पे क्वेश्चंस आपके नीट में आते नहीं है। तो बस आपको जानना है कि जेड इफेक्टिव का पहले तो कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा? एक कोई कांस्टेंट की वैल्यू के बराबर होगा, उतना ही
कम होगा। इसी इफेक्ट को आप बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो फटाफट लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। ये फटाफट लिख लीजिए तो मैं आगे बढ़ूं थोड़ा सा। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, एस का, पी का, डी का, एफ का, तो आप देखेंगे ये होगा ऑर्डर, है ना। क्यों? क्योंकि एस तो सबसे पास में होगा, न्यूक्लियस के पास होगा, पी उससे दूर होगा, डी उससे दूर होगा। तो जितना दूर होता जाएगा, दूर वाले पे अंदर वाले स्क्रीनिंग इफेक्ट का काम करते जाएंगे। मतलब एफ वाले के लिए डी वाला भी स्क्रीनिंग का काम करेगा, पी वाला भी स्क्रीनिंग का काम करेगा, एस वाला भी काम करेगा। लेकिन पी वाले के लिए सिर्फ और सिर्फ एस वाला ही स्क्रीनिंग का काम करेगा जो उसके पास है। आ रहा है बात समझ में? जैसे फर्स्ट रो सेकंड रो वाले स्टूडेंट के लिए फर्स्ट रो वाले स्टूडेंट स्क्रीनिंग का काम करेंगे, लेकिन थर्ड रो वाले स्टूडेंट के लिए फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्क्रीनिंग का काम करेंगे, और फर्स्ट वाले रो पे कोई भी स्क्रीनिंग इफेक्टिवली नहीं लग पाएगा। रीजन बीइंग कि वो तुरंत टीचर के कांटेक्ट में है। ठीक है, मैं होप कि आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया? आगे बढ़े। आप लोग लिख लीजिए, मेहनत करिए। ठीक है, जो भी दिक्कत होती है एक बार जरूर मुझसे बताइएगा, मैं उसको कोशिश करूंगा अपने लेवल पे भी रेक्टिफाई करने की, है ना। चलिए, बड़े प्यारे बच्चे हैं आप सभी। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसे आप इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते हैं शायद हिंदी में, एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के पहले आपने आयनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ा। आयनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ा। आयनाइजेशन पोटेंशियल में आपने ये पढ़ा कि एनर्जी रिक्वायर्ड, क्या पढ़ा था आपने? ध्यान हो आप तो बताइए। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन from the outermost cell is known as electron ionization potential। मतलब किसी कक्षा से किसी एटम के बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी आएगी उसे हम बोलेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन विभव बोलेंगे। क्लियर है? आयनन विभव बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयनन विभव का जस्ट उल्टा होता है। जस्ट उल्टा होता है मतलब वैल्यू वाइज वो जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें आप आउटर मोस्ट में बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को डालते हैं। क्या करते हैं? बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को अंदर डालेंगे। तो बेटा अभिषेक जरा ये बताओ, प्रखर ये बताओ, निखिल ये बताओ, अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन डालोगे तो एनर्जी बाहर जाएगी या अंदर आएगी? एनर्जी बाहर आएगी या अंदर आएगी? हाँ, क्या होगा शुभी? एनर्जी बाहर आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है? इसका मतलब क्या हुआ? एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो क्या मैं इसकी डेफिनेशन लिख सकता हूँ? क्या अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख सकता हूँ क्या? एक मिनट में देखा, व्हाइट है क्या? व्हाइट देखते हैं जरा कलर देख के बताइएगा कि येलो और इसका कॉम्बिनेशन ज्यादा सही है क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन क्या हुआ? एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज व्हेन one electron is introduced in the outermost shell of एटम। एटम मतलब होता है, देखो आइसोलेटेड एटम लिखा जाता है में, आइसोलेटेड। जनरली जल्दी पढ़ाते टीचर्स ये चीज आइसोलेटेड नहीं लिखता या भूल जाता है। आइसोलेटेड का मतलब ये होता है कि ऐसा एटम जिसपे कोई अदर टाइप का एक्सटर्नल फोर्स ना हो। जैसे जब आप स्टडी करेंगे तो ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि पता चला आपने स्टडी करना स्टार्ट किया और
आपने क्या किया, ढेर सारे हिंड्रेंस लगा दिए, तब नहीं। तो इसलिए आइसोलेटेड एटम की हम बात करते हैं कि इस पे और कोई इफेक्ट ना हो। जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम 10 दिन के बाद है, तो आइडियली आप कितना पढ़ते हैं, दैट इज द इम्पोर्टेंट। अब पता चला 10 दिन में आपकी एक की तबीयत खराब हो गई, फिर एक हिंड्रेंस आ गया, लाइट नहीं है, और फिर टीचर्स भी अच्छे से कॉन्सेप्ट भी नहीं क्लियर है, बुक्स भी नहीं है, ये तो हिंड्रेंस हो गया। तो जब आइसोलेटेड की हम बात करते हैं, थोड़ा पीछे से देखिए शोर आ रहा है बैकग्राउंड, रुक जाता हूं मैं। ठीक है, तो आइसोलेटेड का मतलब होता है जिसपे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगता हो, कोई बाहरी फोर्स प्रेशर ना हो, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल फोर्स। तो इसलिए हम हमेशा आइसोलेटेड की बात करते हैं, तो किसी भी डेफिनेशन में आप आइसोलेटेड ही लिखिएगा। तो एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज इंट्रोड्यूस इन द आउटर मोस्ट सेल, दैट रिलीज एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दैट एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, इसी को आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। और चूंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ के लिए माइनस हो जाएगी। लेकिन इतनी चीज जान लीजिए कि अगर आप किसी एलिमेंट से जितना एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, उतनी ही एनर्जी दे के आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को अंदर करना पड़ेगा। तो ओवरऑल देखिएगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, बस साइन अलग होता है। साइन अलग होता है मतलब क्या हुआ, एक रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो दूसरी एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है तो दूसरी एक्सोथर्मिक है, तो उसका साइन चेंज होगा, एक का प्लस हो जाएगा, एक का माइनस। बट अगर आप वैल्यू वाइज बात करेंगे तो वैल्यू हमारी सेम हो जाएगी। तो ये होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, होप कि आपको क्लियर हो गया होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है। थोड़ा सा और बातें करते हैं अब। अब बताइए, जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता था, लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता था, इंक्रीज होता था, और टॉप टू बॉटम आने से आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता था, डिक्रीज होता था। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी यही है कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएं, लेफ्ट टू राइट या दाएं से बाएं, बाएं से दाएं जाएं, तो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगी। इन द सेम वे अगर आप टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी डिक्रीज करेगी, है ना। तो ये लाइन भी लिख लीजिए आप लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए, कि अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इंक्रीज करेगी, और उसका रीजन दिया जाता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। उसका रीजन क्या होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा। ठीक है, और तो ये दो चीजें आप ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक इसमें एक्सेप्शन भी है, एक इसमें एक्सेप्शन भी है। जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन की मैं बात करूं, फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करूं, तो फ्लोरीन और क्लोरीन में होना तो ये चाहिए था कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होना चाहिए, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होना चाहिए, बट एक्चुअली ये देखा गया है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन। ये एक्सेप्शन है, याद रखिएगा, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीजों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये लाइन भी लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन। उसका एक रीजन ये होता है, अब रीजन सुन लीजिए फिर आप लिखिएगा। ठीक है, रीजन सुन लीजिए। होता क्या है कि फ्लोरीन की साइज बड़ी छोटी होती है, ये तो एग्री करते हैं ना, साइज ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन की साइज क्या होगी, छोटी होगी। तो ड्यू टू द स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन है वो खुद ही एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं। मतलब अगर आप बात करेंगे तो इसका 2s और 2p दोनों ही बहुत ही पास होता है,
अब पास होने की वजह से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन आपस में ही बहुत ज्यादा रिपल्शन होता है। तो जब रिपल्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी उसकी ज्यादा नहीं रहेगी, लेकिन क्लोरीन के साथ ऐसा नहीं होता है। तो ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन देयर इज अ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बिटवीन द आउटरमोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाती है। ध्यान से अब इस चीजों को लिख लीजिए, अब इन चीजों को लिख लीजिए। सबसे ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछा जाए आपको तो किसका होगा, वो क्लोरीन का होगा। कभी कभी आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टर्म में भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन वाले से ज्यादा होगी। इन द सेम वे ऑक्सीजन और सल्फर में अगर आप कंपेयर करें तो सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। तो ये वाला तो कम पूछा जाता है, बट ये ज्यादा पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी आपका क्लियर हो गया। अब आपका 2-3 टॉपिक बच रहे हैं जिसको मैं थोड़ा सा यहां से बताने की कोशिश करूंगा। एक तो होता है वैलेंसी, एक होता है वैलेंसी, ठीक है। मैं होप कि आपने लिख लिया, इसके पहले वाला लिख लिया, आपने लिख लिया। अगर नहीं लिखा होगा तो क्लास खत्म होने के बाद वीडियो को फिर से देखिएगा और उस पॉइंट पे रोक के लिख लीजिएगा जरूर से। अब जरा वैलेंसी की बात करता हूं मैं। वैलेंसी का मतलब होता है संयोजकता। वैलेंसी का क्या मतलब होता है, संयोजकता, ठीक है। तो संयोजकता क्या होती है, यानी वैलेंसी क्या होती है, इसको बोलते हैं इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की कंबाइन करने की जो टेंडेंसी होती है दैट इज नोन एज वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या हो गई, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट। तो इसको लिखना चाहें तो लिख लें, कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी, ठीक है। ये होती है वैलेंसी का डेफिनेशन। तो अगर आप देखेंगे फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी 1 होती है, याद रखिएगा इसको पीरियोडिक टेबल से, मैंने बोला था कि पीरियोडिक टेबल अपने पास रखिएगा। फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी 1 होती है, सेकंड ग्रुप की वैलेंसी 2 होती है, 13th ग्रुप की वैलेंसी 3 होती है, 14th ग्रुप की वैलेंसी 4 होती है, 15th ग्रुप की वैलेंसी 3 होती है। इसकी वैलेंसी क्या होगी, 3 होगी। इसकी वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी। इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। इसकी वैलेंसी क्या होगी, 0 होगी। तो अगर मैं आपको वैलेंसी के टर्म में लिखवाने की कोशिश करूं, वैलेंसी के टर्म में लिखवाने की कोशिश करूं तो क्या होगा, 1 2 3 4 3 2 1 0, ये वैलेंसी होती है। 1 2 3 4 3 2 1 0, ये वैलेंसी है। बट अगर मैं आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है संयोजक इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, संयोजक इलेक्ट्रॉन। तो संयोजक इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वो देखिए क्या होगा, उसको मैं डिफरेंट कलर से लिख देता हूं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा, ये ध्यान से लिखिएगा, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये क्या होता है, ये पहले वाले में 1, दूसरे वाले में 2, 13th ये वाले में 3, 13 3 नहीं 13, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 8, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और वैलेंसी क्या होती है 1 2 3 4 3 2 1 0। ये होती है आपकी वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसको अलग से लिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ये 2 लाइन जानते रहिए, 2 लाइन में हो जाएगा, पीरियोडिक टेबल में क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो इसे राइट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। ये राइट डाउन कर लीजिए। राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है, हो गया। चलिए
अब इसमें आती है ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, अब वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस होता है, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस होता है। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है चार्ज विच इज डेवलप ऑन एनी एलिमेंट। तो मैं यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा पूरा, तो बस मैं आपसे यहाँ के लिए इतना ही बोलूँगा इस यहाँ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, कि जब भी आपसे ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए तो किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर से ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर, मतलब ये पहले इसको 15 को 5th ग्रुप बोलते थे, तो 5 से ज़्यादा नहीं होगा। 16 को 6 ग्रुप बोलते थे, तो 6 से ज़्यादा नहीं होगा। तो इतना याद रखिएगा कि जिसके आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे मान लीजिए इस वाली फैमिली में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वाली फैमिली में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 7 से ज़्यादा नहीं हो सकता और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ऑक्सीडेशन नंबर में प्लस और माइनस भी आता है, बेसिकली आपको ध्यान देना होगा कि कब वो प्लस हो सकता है, कब वो माइनस हो सकता है। तो वहाँ पे हम ऑक्सीडेशन नंबर आपको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर से ज़्यादा नहीं होता, या जो भी उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। रीज़न ये है इसके पीछे कि मान लीजिए हमारे पास प्रखर हैं या हमारे शिवपूजन जी हैं, रवि हैं, रवि के पास मान लीजिए 5 रुपए हैं, है ना, रवि के पास कितने रुपए हैं, 5 रुपए। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा रवि से क्या कर सकता हूँ, 5 ही रुपया तो ले सकता हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा रवि से कितने रुपए लूँगा, 5 ही रुपये लूँगा। अगर रवि के जो फ्रेंड है आलोक के पास 10 रुपए है, तो मैं आलोक से 10 ही रुपये ले सकता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, वो 10 या वहाँ पे रवि के केस में 5 ही होगा। ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी इज डिफरेंट चीज, यानी वैलेंसी इज द डिफरेंट थिंग एंड ऑक्सीडेशन नंबर इज द डिफरेंट थिंग, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इस पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको यहाँ से क्लियर हो गया, वैलेंसी क्लियर हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लियर हो गया, शेल्डिंग इफेक्ट क्लियर हो गया। अब एक कुछ चीजें और हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे। इन सब का ना स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, जहां आप थोड़ा सा वो रहे तो उतने नोट्स में स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है ना। क्योंकि इसको अगर आप देखिए, ये आपका जो क्लास चल रहा है ना, एकदम क्रैश कोर्स के टाइप का चल रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, ना तो जानना है। जैसे अब वो साइज इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, उतना मैं बता भी नहीं रहा हूँ आपको। तो इतना अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन्हें क्लियर कर लेंगे। ठीक है मिस्टर आदित्य कुमार, मिस्टर प्रखर, चलें आगे बढ़ें। एक और टॉपिक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको हिंदी में बोलते हैं शायद विद्युत ऋणात्मकता, वैद्युत ऋणात्मकता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है वो जरा ध्यान से देख लो। अगर मैं हाइड्रोजन में बॉन्ड बनाऊं और मैं हाइड्रोजन और क्लोरीन में बॉन्ड बनाऊं, ठीक है, तो क्या हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में बॉन्ड आपका इन बिटवीन, सॉरी इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका इन बिटवीन द बॉन्ड होगा? सुबी, सौम्य, क्या हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन जो होता है इन बिटवीन द बॉन्ड होगा ना? लेकिन अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्या ये जो इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन की स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगा कि नहीं प्रखर? और अगर ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ फिक्स होगा तो क्या इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, शिवपूजन? और अगर इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। निखिल, क्या मैं सही बोल रहा हूँ?
बात समझ आ रही है आप लोगों को? जब मैं अच्छा, आपने एक वो देखा है ना, रस्सा कस्सा, रस्सी, क्या एक गेम होता है, स्कूल में पहले हम लोग खेलते थे। रस्सा कस्सा नाम होता, रस्सा कस्सी नाम होता था। वो दो ग्रुप होता था, रस्सी को खींचता था, एक लोग इधर एक लोग उधर। तो जो कभी कभी क्या करते थे, दिमाग लगाते थे कि थोड़ी से रस्सी को छोड़ देते थे, तो दूसरे ग्रुप वाले लोग गिर जाते थे, फिर ये इधर वाले खींच लेते थे। ऐसा भी होता था, है ना? ऐसा करते थे बच्चे, हम लोग भी करते थे। तो जब हम लोग रस्सा कस्सी खेलते थे, तो स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि वो जो लाइन होती है ना रेड, जहाँ पे वो फीता बांधते हैं, तो वो एकदम वहीं पे होती है, क्योंकि दोनों साइड से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है। तो वो कहाँ पे रहे, फोर्स तो लग रहा है लेकिन वो कहाँ पे है, वहीं इन बिटवीन द बॉन्ड है। तो ऐसा ही केस होगा अगर आप सेम नेचर के एटम को ले लें। इवन अगर आप क्लोरीन भी ले लेंगे तो भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इन बिटवीन द बॉन्ड होगा। ठीक। लेकिन जब हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलकर HCl बनाएंगे, तो क्लोरीन की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को खींचने की हो जाएगी। इसी टेंडेंसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन। इसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये खींचेगा, बॉन्ड को तोड़ेगा नहीं। अरे बात समझ में, बॉन्ड को तोड़ेगा नहीं। बॉन्ड को तोड़ने से वो कैटायन एनायन में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से उसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आते हैं, पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आते हैं। तो बात समझ आई? जरा मैं रुक जाता हूं और आप थोड़ा सा इसे एनालाइज कर लीजिए कि जो ताकतवर होगा उसके साइड में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखा रहा हूं, अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखा रहा हूं। ठीक है, देखिए इसमें रवि, समझ में आ रही बेटा? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन towards itself is known as electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुई? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता क्या है? एक एटम की वो प्रॉपर्टी, वो गुण जिसकी वजह से वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, कि बॉन्ड मतलब बंध के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड को हिंदी में बोलते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्मित बोलते हैं ना, हाँ, शेयर्ड को मतलब युग्मित इलेक्ट्रॉन को अपने साइड में खींचने की जो टेंडेंसी होती है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लिख लीजिए इसे, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितने भी एलिमेंट है बच्चे, उसका एक ऑर्डर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ये याद रखने की जरूरत है आपको। इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसको मैं बड़ा सा बना देता हूँ, फ्लोरीन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, FONClS। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, इसे भी लिख लो। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, ठीक है, इसे लिख लो जरा। ठीक है,
तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लिख लीजिए। टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द सेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज फ्लोरीन, क्लोरीन, देन नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, FONCls। ठीक। अब थोड़ा सा अगर आप जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किधर किधर बढ़ती है, किधर किधर बढ़ती है, तो उसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो दाएं से बाएं से दाएं जाएंगे, तो उस समय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी। अगर आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। इसलिए आपका फ्लोरीन देखिए सबसे इधर है पीरियोडिक टेबल में, जरा देखिए इसको, एक नोट देख लीजिए फिर लिखिए, पहले से देख लीजिए। देखो फ्लोरीन सबसे इधर है ना, देखो फ्लोरीन सबसे इधर है। अगर सबसे इधर है तो इसीलिए तुम क्या करते हो, फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज़्यादा होगी, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा होगी। तो ये लाइन लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब एक आता है लास्ट टॉपिक, एनोमलस बिहेवियर या डायगोनल रिलेशनशिप। पहले डायगोनल रिलेशनशिप देख लेते हैं हम लोग। डायगोनल रिलेशनशिप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप सभी इस पॉइंट को ध्यान से सुन लीजिए और लिख लीजिए इसे। डायगोनल, DIAGONL, डायगोनल रिलेशनशिप। इसे आप बोलते हैं विकर्ण संबंध भी बोलते हैं हिंदी में इसे। ठीक है, विकर्ण संबंध। तो विकर्ण संबंध या डायगोनल रिलेशनशिप होता क्या है, पहले आप यहाँ से समझ लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, फिर मैं आपको थ्योरी से समझा दूंगा इसे। ये चैप्टर का एंडिंग पॉइंट है ये। ठीक है, और बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, बाकी छोटी छोटी चीज़ें होंगी यहीं से बता दूंगा आपको। ठीक है, तो देखिए डायगोनल रिलेशनशिप क्या है कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, जैसे ये सेकंड पीरियड है, यहाँ से चल रहा है, यहाँ से चल रहा है, देखिए यहाँ से बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन ये वाला आ जाएगा, और ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। तो सेकंड पीरियड के कुछ एलिमेंट थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ डायगोनली रिलेट करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी उनसे सिमिलर होती है। इसी बातों को हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। मतलब जैसे यहाँ देखिए, लिथियम सोडियम के साथ, ये इसके डायगोनल में है, लिथियम की प्रॉपर्टी किसके सिमिलर होती है, मैग्नीशियम के साथ। बेरिलियम की प्रॉपर्टी किससे सिमिलर होती है, एल्यूमिनियम के साथ। देखिए बेरिलियम यहाँ ये इधर आएगा ना इसमें। और बोरान की प्रॉपर्टी किससे सिमिलर होती है, सिलिकॉन के साथ। तो ये बोला जाता है कि सम एलिमेंट ऑफ ग्रुप, सम एलिमेंट, अच्छा याद रखिएगा सम एलिमेंट, ऐसा नहीं कि सभी कार्बन फास्फोरस की तरह, नाइट्रोजन सल्फर की तरह, ये नहीं बोल सकता मैं, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो सेकंड पीरियड के हैं, उनकी थर्ड पीरियड के साथ काफ़ी सिमिलरिटी होती है। लिथियम की मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम की एल्यूमिनियम के साथ, बोरान की सिलिकॉन के साथ। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। तो आप डायगोनल रिलेशनशिप समझ तो आ गया आपको, समझ आ गया आपको। अब इसे लिख लीजिए, एलिमेंट ऑफ, एलिमेंट मतलब सम एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड is very much similar to element of third period which is diagonally
which is diagonally DIOs present from it। मतलब सेकेंड पीरियड का कुछ एलिमेंट थर्ड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स से उनके गुणों में समानता रखता है। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। जैसे एग्जांपल क्या था, मैंने बताया था आपका लिथियम का किससे होगा, मैग्नीशियम से, कैल्शियम बेरिलियम का किससे होगा, एल्यूमिनियम से, और बोरान का किससे होगा, सिलिकॉन से। देखिए जरा यहाँ से देख लीजिए, बोरान और सिलिकॉन देख लीजिए, बोरान सिलिकॉन कहाँ गया, ये बोरान का सिलिकॉन से है और बेरिलियम का एल्यूमिनियम से है। बेरिलियम का, देखिए सही लिखा ना मैंने, तो ये लिख लीजिए अब, यही होता है डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, यही होता है डायगोनल रिलेशनशिप। क्यों होता है प्रखर, क्यों होता है? क्योंकि साइज छोटी होती है, इनकी पोलराइजिंग पावर लगभग बराबर होती है, तो इसलिए होता है। आपसे ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, डायगोनल रिलेशनशिप का एग्जांपल दे देगा और पूछ लेगा कि डायगोनल रिलेशनशिप क्या होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपका एक एनामेलस प्रॉपर्टी आती है, वो भी सुन लीजिए, एनामेलस प्रॉपर्टी। एनामेलस प्रॉपर्टी, एनामेलस प्रॉपर्टी। एनामेलस प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है, जैसे फर्स्ट ग्रुप का लिथियम हो गया, सेकेंड ग्रुप का बेरिलियम हो गया, थर्ड ग्रुप का ये बोरान हो गया, तो क्या होता है कि जो भी अपने ग्रुप में जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी रेस्ट ऑफ एलिमेंट से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, दैट इज नोन एज एनामेलस। जैसे मान लीजिए तिवारी जी के घर में, यानी निखिल तिवारी जी के घर में सभी लोग इंजीनियर हैं, लेकिन निखिल क्या हो गए, डॉक्टर हो गए, तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, थोड़ी सी एनामेलस होगी, थोड़ी सी डिफरेंट हो गई, तो दैट इज नोन एज एनामेलस प्रॉपर्टी। या किसी आपने देखा होगा कि जिसके घर में डॉक्टर होते हैं वो एक डॉक्टर ही होते हैं, मैक्सिमम डॉक्टर होते हैं। एक दिल्ली में करोल बाग में एक हॉस्पिटल है, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, उसमें उनकी पूरी फैमिली के लोग हैं, 17-18 लोग हैं, सारे के सारे डॉक्टर हैं, और सब कोई उसका डॉक्टर है, कोई उसका डॉक्टर है, और सब वहीं पे बैठते हैं, 17-18 लोग फैमिली में डॉक्टर हैं, उन्हीं का अपना हॉस्पिटल है। तो अब क्या हुआ, एक लोग डॉक्टर बन गए तो सभी डॉक्टर बन गए। आपने देखा होगा गांव में किसी के घर में पुलिस में अगर एक लड़का जा रहा है तो सभी पुलिस की तैयारी कर रहा है, एक मान लीजिए आर्मी में जा रहा है तो सभी आर्मी में जाने की कोशिश करता है। तो बेसिकली उस प्रॉपर्टी से अगर आप हट जाते हैं तो दैट इज नोन एज एनामेलस प्रॉपर्टी। इसे आप हिंदी का टर्म तो मुझे नहीं ध्यान आ रहा है, क्या बोलते हैं, एनामेलस मतलब जो थोड़ी सी हट के प्रॉपर्टी हो, वही प्रॉपर्टी को आप एनामेलस प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो एनामेलस प्रॉपर्टी किसकी, लिथियम की, बेरिलियम की, बोरान की, रेस्ट ऑफ एलिमेंट से अलग होगी। जैसे लिथियम के नीचे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है, उससे अलग होगी। बेरिलियम के नीचे क्या है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, उससे अलग होगी। बोरान के नीचे एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, उससे अलग होगी। क्यों होती है, उसका एक सबसे बड़ा रीजन होता है इनकी साइज बड़ी छोटी होती है, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई पोलराइजिंग पावर। हाई पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर मतलब उसको खींचने की जो टेंडेंसी होती है, पोलराइज करने की किसी की जो टेंडेंसी होती है, वो लिथियम में सबसे, बेरिलियम में, बोरान में सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए ये एनामेलस प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ठीक है, तो एनामेलस प्रॉपर्टी आपकी हो गई कि एनामेलस प्रॉपर्टी क्या है, टेंडेंसी ऑफ एन सम एलिमेंट, they show different property from rest of the element present in their group, so that property is known as anomalous property. Anomalous property का रीजन क्या है, स्मॉल साइज एंड पोलराइजिंग पावर। अब पोलराइजिंग पावर आप लोगों को हो सकता है कहीं कहीं प्रॉब्लम हो,
पोलराइजिंग पावर ना पता हो तो ये मैं आपको फजान रूल पढ़ाऊंगा केमिकल बॉन्डिंग में, तो वहाँ पे पोलराइजिंग पावर आपको क्लियर कर दूंगा कि व्हाट इज द पोलराइजिंग पावर। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है, खत्म हो गया है। आपने यहाँ पे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन स्टार्टिंग से लेके लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया, वैलेंसी पढ़ ली, ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ लिया, रेडियस पढ़ लिया, आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ लिया और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ लिया, एनॉमलस प्रॉपर्टी पढ़ लिया, डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ लिया, सारी प्रॉपर्टी आपने पढ़ लिया। अच्छा, कुछ चीज़ें और हैं जो अभी थोड़ा सा मुझे ध्यान आ गया, वो मैं बता देता हूँ आपको। हमेशा जब भी पीरियोडिक टेबल पढ़िए, पीरियोडिक टेबल अपने सामने रखिए, चीज़ें याद हो जाएंगी। पीरियोडिक टेबल अपने सामने रखिए, चीज़ें याद हो जाएंगी। इधर के जो मेटल है ना, इधर के देखिए, ये वाला जो ऊपर दिख रहा है ना, ये नॉन मेटल है, ये आपका नॉन मेटल है, इधर आपका नॉन मेटल है। और इधर ये आपका देखेंगे ना, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब मेटल है, ये मेटल है। और इधर क्या है, नॉन मेटल। तो निखिल, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस? मतलब अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, और टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होगा। मतलब नीचे आने पे मेटल होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लिख लीजिए इस लाइन को, व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस। टॉप टू बॉटम, टू द पॉइंट लिखिए, टॉप टू बॉटम मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस। और इन बिटवीन मेटल और नॉन मेटल के बीच में कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मेटेलॉइड। उन्हें क्या बोलेंगे, मेटेलॉइड। तो इनके बीच में ही कहीं आया, जैसे सिलिकॉन विलिकॉन थोड़ा सा मेटेलाइट जैसी प्रॉपर्टी को शो करते हैं, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या होगा, मेटेलाइड होगा। मेटेलाइड थोड़ा कम ही होता है, बट आप ध्यान रखिएगा कि मेटेलाइड भी होता है जो मेटल की प्रॉपर्टी और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी को स्पेसिफिक कंडीशन में फॉलो करें। स्पेसिफिक कंडीशन याद रखिएगा, स्पेसिफिक कंडीशन, ऐसा नहीं कि हमेशा वो करेगा, स्पेसिफिक कंडीशन में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने जहाँ तक मुझे ध्यान आया और पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया है। अब मैं कुछ क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, ठीक है, कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन अगली क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग आपको स्टार्ट कर दूंगा मैं। तो आपका 4th चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा, केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग के बाद आपका देखते हैं सॉलिड या जो भी जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा वो वाला टॉपिक उठा लेंगे, क्योंकि आप सभी 12th में है। तो जो बच्चा 12th में है तो इसके बाद आपकी 12th की भी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। ऑर्गेनिक थोड़ा डिटेल में कराना है, तो वहाँ के लिए मैं 11th से ही स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो थोड़ी सी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अब थोड़े से क्वेश्चंस को देख लें। तो 2-3 क्वेश्चन ही हम लोग कर पाएंगे, तो 2-3 क्वेश्चन को ही हम लोग करते हैं। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, कहाँ आया हुआ है ये मैं नहीं बताऊंगा, मेंस के एग्जाम में आया हुआ है। चलिए बता दिया मैंने आपको, मेंस का एग्जाम है उसमें आया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। सुबह मिस सुबह बताएं इसको। देखिए थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया ये लिखते समय, जैसे ये S2 होना चाहिए, है ना, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन कट करके दे देता हूँ पूरा। ये बनाने की कोशिश में थोड़ा सा, अब ये देखिए 10 है और वो 0 लग रहा है, थोड़ा सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन ये है, एमंग द फॉलोइंग एलिमेंट हुज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर गिवन बिलो, वन हैविंग द हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। इन सभी में से सबसे ज़्यादा मतलब ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल किसकी है, सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल इनमें से सबसे ज़्यादा किसकी है, ये बताना है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल के लिए मैंने आपको एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछे तो आपको भले पता है कि इधर से इधर जाने पे बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आने पे कम होगा, ये भले पता है, लेकिन हमेशा आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देख के ही निकालें तो ज़्यादा बेटर होगा। देखिए यहाँ पे जैसे ये P है,
हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल बोल रहा है, तो मतलब वो यहाँ पे उसने निखिल ये मेंशन नहीं किया है कि फर्स्ट की बात कर रहा है या सेकंड की। तो जब कुछ भी मेंशन ना करे तो सुबह उस समय हमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट का ही निकालना है, ये ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट का निकालना है। तो देखो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे इजिली निकल जाएगा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे इजिली निकल जाएगा। यहाँ जब आप निकालने की कोशिश करोगे तो देखो ये हाफ फिल्ड है, देखो ये हाफ फिल्ड है। अब जरा यहाँ पे बात आती है, ये देखो 3s2 है, यहाँ पे सही कर लेना, ये हाफ फिल्ड है। तो क्या मेरा हाफ फिल्ड इज मोर स्टेबल, लेकिन ये 3s है, सॉरी 3p है। नीचे देखो ये 4p है, नीचे क्या है 4p है, ये भी हाफ फिल्ड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों में बड़ा तगड़ा कंपटीशन होगा। मतलब ऑप्शन तुम्हारा सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ऑप्शन सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट की बात करता हूं कि आपने ये पढ़ा है ना कि ऊपर से नीचे आने पे आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है, टॉप टू बॉटम आने पे आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है। तो टॉप टू बॉटम पता कैसे चलेगा, नंबर ऑफ सेल से। हालांकि दोनों स्टेबल हैं, लेकिन इसमें चौथे सेल से निकाल रहे हो, इसमें तीसरे सेल से निकाल रहे हो, तो तीसरे सेल से निकालने में ज़्यादा एनर्जी खत्म करनी पड़ेगी इन कंपैरिजन टू चौथे। तो इसका मतलब थर्ड वाला ज़्यादा अच्छा आयनाइजेशन पोटेंशियल, हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल को शो करेगा। ठीक है, ये हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इसी का होगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, ये बता दिया मैंने। चलिए अभी आपको देखिए कुछ क्वेश्चन तो इसमें कराना है मुझे, बट थोड़ा सा मैं आपको, जैसे ये क्वेश्चन है, कुछ अच्छे क्वेश्चन है मैं भी बताऊंगा, तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कर लूँगा। बस लास्ट में एक चीज़ और आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ, सारा चैप्टर 1 मिनट में। पीरियडिक ट्रेंड्स में आप सभी पता तो आपको है, बस एक बार बताते चलिए मुझे, सो दैट मुझे भी थोड़ा आइडिया लग जाए कि आपको चीज़ें आ गई या नहीं। रेडियस की मैं बात करूँ, रेडियस, तो इधर से इधर रेडियस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी टॉप टू बॉटम आने पे, जल्दी जल्दी बताइए। रेडियस इधर से क्या होगी, इधर इंक्रीज करेगी। सॉरी उल्टा हो गया। इधर रेडियस इंक्रीज करेगी, इधर रेडियस डिक्रीज करेगी। इधर रेडियस इंक्रीज करेगी, इधर रेडियस डिक्रीज करेगी, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पे साइज, नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, पता है आपको। आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ मैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ। सेकंड वाला आयनाइजेशन, ये रेडियस वाला है, और सेकंड वाला आयनाइजेशन पोटेंशियल वाला है। आयनाइजेशन पोटेंशियल इधर से इधर जाने पर आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है, और इधर से इधर आने पे आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है, घटता है ना। अब जरा मेटालिक करैक्टर के बारे में बताइए, मेटालिक करैक्टर, नॉन मेटालिक करैक्टर बताइए जल्दी से। शुभी बता बेटा, लेफ्ट राइट एंड मेटालिक करैक्टर क्या होगा, लेफ्ट राइट मेटालिक करैक्टर क्या होगा, लेफ्ट राइट मेटालिक करैक्टर डिक्रीज होगा, क्योंकि नॉन मेटल बढ़ता है और राइट टॉप टू बॉटम मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होता है। तो मैं डिक्रीज इंक्रीज का साइन लगाता जा रहा हूँ, आप ऐसे देख लीजिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, लेफ्ट टू राइट क्या होगा, इंक्रीज करता है, और टॉप टू बॉटम क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करूं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इधर से इधर क्या करेगा, बढ़ेगा, और इधर से इधर घटेगा। तो एक बार ये भी देख लो, लास्ट में ये चीज़ खत्म हो जाएगी पूरा चैप्टर। तो हम अगली क्लास में आपसे मिलेंगे, जहां मैं आपको क्वेश्चंस इसके कराऊंगा, डिस्कस करूंगा, और अगर आपके डाउट्स होंगे तो वो भी सेंड कर दीजिएगा, वो भी बता दूंगा, है ना। तो
होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, चीज़ें समझ आ रहा है या नहीं? अच्छा बताओ, समझ आ रहा है सभी को? और सभी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं? शिव पूजन, थोड़ा 1-2 मिनट आपसे क्लास के बाद बातें भी करना चाहिए, है ना? क्लास के बाद थोड़ी सी बातें करनी चाहिए ना, कि सुबह आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, सौम्या, रीता, आशा। कुछ बच्चे हैं गांव में नेटवर्क नहीं रहता है, उसकी वजह से उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जा रही है, कुछ कहीं और भी प्रॉब्लम है। तो बट फिर भी उन प्रॉब्लम्स में आपके लिए जो ये सुविधाएं दी जा रही हैं, जो अभ्युदय प्रोग्राम आपका लॉन्च हुआ है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इफेक्टिव प्रोग्राम है। अगर आप इसे सही से लेते हैं तो, सही से लेते हैं, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। आप अपने को इम्प्रूव करिए, आप कहीं पे रह रहे हैं, कैसे भी रह रहे हैं, मिनिमम मतलब अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल दीजिए, ठीक है? तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा करेंगे और इसमें सक्सेस भी होंगे। तो इसके जो भी क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आपकी कोई डाउट रहे तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं उससे बताऊंगा ज़रूर। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको कल ही वाली क्लास में बता दूं या परसों वाली ही क्लास में बता दूं, ठीक है? मैं भी थोड़ा वेट करता रहता हूँ, कोई और डाउट आ गया, पता चला एक ही तरह के सारे बच्चों ने डाउट पूछ लिया और बार बार मैं क्लास में बता रहा हूँ तो गड़बड़ हो जाएगा। तो थोड़ा 1-2 दिन वेट करके मैं क्लास में आपको करा दूंगा। तो प्लीज़ आप अपने डाउट्स को मुझे सेंड कर दीजिए। कोशिश करूँगा कि कभी कभी डाउट सेशन भी रख लूँ, सो दैट आप अपनी चीज़ों को एक बार कलेक्ट करके उसे बता दूँ आपको, ठीक है? और कोशिश करूँगा कि सैटरडे को ही डाउट सेशन रखूँ, सो दैट आपका भी इम्प्रूवमेंट हो। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? मिस सुबी, सौम्या, वैष्णवी, प्रखर, निखिल, आलोक, रवि, शिवपूजन, आदित्य, तो सभी लोग खुश रहिए, अच्छे से रहिए और मेहनत करिए। मेरे साइड से जो भी बन पड़ेगा अच्छा, वो मैं आपको कोशिश करूँगा कि दूँ और आप अच्छा करें अपनी लाइफ में। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। और जाते समय एक थोड़ा लाइक भी कर दिया कीजिए वीडियो को, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं, सो दैट उनका भी थोड़ा भला हो, उनका भी। ठीक है, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।